सुप्रभात बच्चों। कल हमने सफल प्रजातंत्र के विषय में हमने अध्ययन किया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सफल प्रजातंत्र के लिए अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने विशेषताएं बताई थी और हमारे देश में किस प्रकार का प्रजातंत्र होना चाहिए, उसके तहत किस प्रकार से प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए, यानी सत्तारूढ़ जो दल है वो किस प्रकार से बहुमत होना चाहिए, या विपक्ष है उसको भी किस प्रकार का मान लो एक उत्तरदायित्व या अधिकार दिए जाने चाहिए कि जिससे कि हमारा एक सफल प्रजातंत्र हो। और उसके लिए अपनी अनेक शर्तों के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यानी अपने भाषण के तहत हमें जो यहाँ पर रचना के माध्यम से दर्शाया था। आज हम शब्दार्थ रूप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम शब्दार्थ के रूप में देखते हैं अपने अध्ययन के अंदर। तो शब्दार्थ की बात की जाए तो प्रजातंत्र तो वह शासन पद्धति जिसमें प्रजा शासक चुनती है, यानी जितने भी जनता के द्वारा एक छोटी से छोटी इकाई से लेकर एक बड़ी से बड़ी इकाई, यानी जहाँ राष्ट्रपति तक की बात की जाए तो वो सभी प्रजातंत्र के तहत आते हैं। और वह शासन पद्धति जिसमें प्रजा शासक चुनती है, यानी शासन के द्वारा चुना हुआ शासन के रूप में या उसके प्रतिनिधि, तो उसे प्रजातंत्र कहेंगे। और सत्तारूढ़ कहते हैं शासन पर बैठे, यानी सरकार को चलाने वाले जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो सारे सत्तारूढ़ होते हैं, उन्हें कहते हैं। आगे हम बात करें संरक्षण, तो संरक्षण कहते हैं निगरानी यानी देखरेख। और एक संरक्षक भी होता है बच्चों, क्या जैसे पेरेंट्स होते हैं और कुछ गार्जियन बोलते हैं, तो गार्जियन कोई संरक्षण करने वाले या कह सकते हैं जिनकी निगरानी में या देखरेख के अंदर आप मान जैसे शिक्षा पाते हो स्कूल के अंदर, तो वो उस तरह से वो आपके संरक्षण कहलाएंगे। और माता पिता है वो हमारे पेरेंट्स के रूप में होते हैं या पेरेंट्स के रूप में उनको बोलते हैं। और सेक्रेटरी होता है सचिव, यानी जो किसी भी मान लो एक विभाग या कह सकते हैं एक स्तर, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर है या उससे ऊपर जिला स्तर है, तो उसका जो सबसे बड़ा सेक्रेटरी यानी जो होता है वो सचिव या सेक्रेटरी होता है, जो एक मान लो सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। और प्रेसिडेंट कहते हैं राष्ट्रपति, और पार्लियामेंट कहते हैं संसद, और विचलित कहते हैं चंचल या अस्थिर, यानी जो अस्थिर जो विचलित हो या जिसके मन में उथल पुथल मची हो तो उसे हम विचलित कहते हैं। या चंचल जिसका मन इधर उधर अनेक मान लो दिशाओं में चंचलता रूपी विचरण करता है, उसे चंचल कहते हैं। और अस्थिर यानी जो स्थिर न हो। तो शब्दार्थ ये बच्चों को होते हैं जो हमें अध्ययन में सहायक होते हैं, तो इनको अच्छी तरह देख लेना चाहिए। आगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में देखते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों आप अपनी बुक के अंदर ही जो ब्रैकेट्स कॉलम बने इनमें कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार तब तक है जब तक कि, तो यानी आप ऑप्शन के रूप में कि वह स्वयं छोड़ना न चाहे, 5 वर्ष न हो जाए, जब तक लोगों की इच्छा हो, और 2 नंबर है अगले चुनाव न हो। तो यहाँ पर हम जो लेखक के अनुसार अगर माने यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार माने तो प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार तब तक होता है जब तक लोगों की इच्छा न हो, यानी कि जब तक लोग चाहते हैं वह आगे से आगे अपना मान लो शासन करता जाए। तो ये बच्चों 6 नंबर ऑप्शन है, ये इसका सही रहेगा आंसर के रूप में। वैसे बच्चों वही शासन का अधिकार, अगर शासन की बात की जाए, प्रजातंत्र की बात की जाए, तो ये आज प्रजातंत्र का भी निश्चित भी किया गया है कि हर 5 वर्ष बाद में जनता के द्वारा चुने ही जाने चाहिए, यानी जनता की इच्छा होनी ही चाहिए, चाहे व्यक्ति वही क्यों ना हो या प्रतिनिधि मान लो जो पहले था वही हो सकता है या और भी हो सकता है, तो जनता पे निर्भर करता है कि जनता किसको चाहेगी। और सेकेंड नंबर के अंदर लेखक ने विरोधी पक्ष का महत्व माना है कि वह सरकार का विरोध करने के लिए होता है, वह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हेतु होता है, वह सरकार के कार्य में अड़चन के लिए होता है, या वह निष्क्रिय होता है। तो
बच्चों कौन सा यहाँ पर सबसे ऑप्शन इसका अच्छा रहेगा? तो लेखक ने विरोधी पक्ष का महत्व माना है कि वह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हेतु होते, यानी कि बिल्कुल निरंकुश नहीं हो सकती। यानी जो सरकार है वो 5 वर्ष तक जब जनता के द्वारा चुनकर आती है, जनता के भलाई के लिए यानी कि कल्याणकारी कार्य के लिए, देश के लिए, तो वहाँ पर उस स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करती है, यानी कि बिल्कुल उसको निरंकुश शासन नहीं करने देती। यानी वो अपनी इच्छा के अनुसार वो शासन नहीं कर सकती। जो जैसी जनता चाहती है या देश के हित में है उसी के अनुसार उन्हें कार्य करना होता है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल उचित रहेगा बच्चों इसके लिए। तो आप इस कॉलम में ब नंबर भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघुतरात्मक के रूप में लेते हैं, जो एक शब्द के अंदर या एक पंक्ति के तहत मान लो इसका आंसर दिया जाता है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसका, सत्तारूढ़ से आप क्या समझते हैं? तो सत्तारूढ़ बच्चों आपने शब्दार्थ हम अभी अपने वर्ड में नहीं किए थे, उनमें हम देखा ही था कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है और चुनाव में शासन चलाने का अधिकार मिलता है उसे सत्तारूढ़ कहते हैं। यानी जिसे स्पष्ट बहुमत हो जिस राजनीतिक दल को, जिस तरह हमारे देश के अंदर अगर हम सेंटर की सरकार की बात की जाए, केंद्र की बात की जाए, तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर हम राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस का बहुमत है और उसके तहत कांग्रेस की सरकार, जिसके मुखिया या कह सकते हैं मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत। और यहाँ पर भी देखो उनका बहुमत थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, वैसे तो स्पष्ट है बच्चों, लेकिन आपसी अंदरूनी उनके अंदर जो एक गलतफहमी या कह सकते हैं जो आपस में तकरार की वजह से किस तरह से उनका बहुमत डगमगाया था पिछले दिनों, ये सभी ने देखा था। तो इस प्रकार की सत्तारूढ़ कहलाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, किसी समय सरकार बदलते ही सरकारी कर्मचारी बदलने और हटा देने की परंपरा किस देश में थी? तो यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे कौन से देश का एग्जाम्पल दिया था बच्चों, जहाँ पर जैसी सरकार आती है तुरंत अपने हिसाब से कर्मचारी चयन कर लेती है कि वो सब उनका साथ दें। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए सरकार के समय, कर्मचारी उनके अपने जैसे सिस्टम से होते हैं या बीजेपी के अपने सिस्टम से होते हैं। तो अगर इस तरह से अगर सरकारें बदलती है तो वो कर्मचारी किस प्रकार से फिर वो साथ नहीं दे पाते हैं। कि ये सिस्टम जो ऐसा मतलब अगर इस प्रकार का सिस्टम अगर बनता है तो वो यहाँ भीमराव अम्बेडकर ने किस देश का एग्जाम्पल दिया था बच्चों? याद होगा आपको, हमने पढ़ा था वो एक समय अमेरिका में ऐसा था। और बाद में जब ऐसे कौन से उनके राष्ट्रपति ऐसे आए थे या ऐसा व्यक्ति आया था जिसने इस प्रकार की जो ये एक सिस्टम बनाया हुआ था उसको इनकार किया था, तो वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। हमने इसको तो पढ़ा था, उन्होंने इस परंपरा को बदला था बाद में। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तब उनका नेता कौन था? यानी 13 अमेरिकी उपनिवेश के बारे में आप बच्चों जानते ही होंगे। उपनिवेश क्या होते हैं? तो आप SST में ये सोशल साइंस यहाँ पढ़ते ही हैं, पढ़ा भी होगा आपने कि जो अंग्रेज़ थे ये हमारे भारत के अंदर एक उपनिवेशिक बनकर आए थे। यानी निवेश करना मतलब एक व्यापारी बनना। निवेश का मतलब होता है किसी भी प्रकार का अपनी पूंजी का निवेश करना। और उपनिवेश मतलब अस्थायी व्यापारी बनकर, यानी कि केवल भारत के यहाँ रहकर बनने के लिए नहीं आए थे, यानी एक मात्र व्यापारी बनकर आए थे। यहाँ से व्यापारी करके वापस ले जाएंगे इस उद्देश्य से। लेकिन भारत में देखा उन्होंने कि किस प्रकार से भारतीय के आपस में ये लड़ रहे हैं। यहाँ का कोई ऐसा धनी है ही नहीं जो एक देश को एक सूत्र में बांध सके या एक सूत्र में बांध कर रख सके। और इस चीज़ का जो भारतीय जो राजा थे, देशी राजा थे, उनके बीच में फूट थी और फूट का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने अपना जो उपनिवेश बनकर आए थे वो यहाँ पर ही अपना निवेश करते हुए शासन करने लगे। अपने शासन की जो बागडोर थी वो अपने हाथों में ले ली और किस तरह से हमारे देश का शोषण किया था ये आप जानती हैं। तो इस प्रकार के वहाँ पर 13 उपनिवेश ऐसे अमेरिकी उपनिवेशक थे जिन्होंने बाद में बगावत करते हुए और बगावत की थी। तब उनका नेता कौन था? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। ऐसे कौन थे वो? अभी जो हमने बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा था कर्मचारी बदलने वाली,
तो वो तो जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के एक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, लोग आज उन्हें भी याद करते हैं। तो यहाँ पर रहेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन, एक शब्द के अंदर आंसर दे सकते हैं, नहीं तो एक पंक्ति के अंदर दे सकते हैं बच्चों। तो आगे हम चलें लघुतरात्मक क्वेश्चन के अंदर। तो लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से इनकार क्यों कर दिया? तो ये भी बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो ये आंसर आप 3 से 5 पंक्तियों में देंगे बच्चों, और ये आप कार्य भी साथ साथ में करते जाना। ये काफ़ी आपके लिए मौसम भी है, आपकी वर्तनी सुधरेगी, राइटिंग सुधरेगी, और वर्क भी आपको करना चाहिए बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर के रूप में देखिए बच्चों, अमेरिका में वहाँ के जो संविधान था वो 5 वर्ष के लिए मान लो चुना जाता था। ये चुना भी जाता है क्योंकि वहीं से ये इस पद्धति के मान लो है, ये भी हमारे भारत के अंदर जो संविधान बना था उन्हीं के अनुरूप ही संविधान के रूप में बनाए गए थे। तो वहाँ पर 5 वर्ष के लिए जो राष्ट्रपति मान लो बने थे, 2 बार बनने के बाद में तीसरी बार जब जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे वो मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनका कहना था कि इंग्लैंड जो राजा का विरोध करके जो प्रजातंत्र स्थापित हुआ था, तो इसलिए जॉर्ज वॉशिंगटन ने सोचा कि अगर मैंने अपने ये से नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं कि एक ही परंपरागत रूप से नहीं होना चाहिए, एक राजा का शासन नहीं होना चाहिए, तो मैं भी इस प्रकार से अगर राष्ट्रपति बनता रहूँगा तो ये उसी परंपरा का मान लो एक आरंभ हो जाएगा या उसी का अनुसरण माना जाएगा। तो मैं इस तीसरी बार मैं राष्ट्रपति नहीं बनूँगी, यानी वो दूसरी बार भी नहीं बन जाती, लेकिन वो विशेष आग्रह की वजह से बने। लेकिन तीसरी बार बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे राष्ट्रपति पद पर नहीं बनना है, किसी और अन्य एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए, जिससे कि ये जो परंपरा है इस परंपरा को तोड़ा जाए। तो इस तरह से उन्होंने मना किया। तो समझ में आ गया होगा आपके। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? अंबेडकर जी ने इसे किस प्रकार प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक माना? तो सार्वजनिक अंतरात्मा रूप से में आपने पढ़ा था बच्चों की जो भी अगर मान लो किसी लोगों के बीच में अगर मतभेद हो तो बिना मतभेद के अन्याय के विरुद्ध अगर लोग एक साथ खड़े होकर अगर सबके लिए आवाज़ उठाए, वहाँ पर किसी भी प्रकार से जातिवाद धर्म के मतलब धर्म को लेकर या जाति को लेकर किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए उनके बीच में, चाहे व्यक्ति छोटा है बड़ा है, किसी भी जाति का है धर्म का है, इस सब को न देखते हुए अगर अन्याय के विरुद्ध बिना मतभेद के जो लोग खड़े होते हैं वो एक सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि उसे सार्वजनिक अंतरात्मा कहते हैं। और किस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक बताया, तो उसकी बात की जाए तो एकजुटता अगर प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यकता बताइए, भी एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि एकजुट होकर ही एक मान लो प्रजातंत्र के लिए एक अच्छा राजनीतिक दल के रूप में बात करें या एक प्रतिनिधि के रूप में बात करें तो चुना जा सकता है। उसमें एकजुटता जरूरी है, उसमें सभी प्रजाजनों का समानता एकता की भावना भी मजबूत होनी चाहिए, और वही बहुमत दल जो अन्याय से पीछे अल्पमत होता है उनकी भी पूरी सहायता मिलती है, क्योंकि हर एक प्रतिनिधि फिर उसका मान लो वो किसी भी पक्ष का हो या किसी भी मान लो एक दल का हो तो उसके प्रति आवाज़ उठाएगा, उस क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रजातंत्र के लिए रक्षा के लिए आवश्यक है सार्वजनिक अंतरात्मा के रूप में। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए क्या क्या सहूलियत व सुविधाएँ हैं? तो सहूलियत कहते हैं आसानी से मतलब विरोधी पक्ष को मिले या वो जैसा चाहे उस प्रकार से मतलब आवाज़ उठा सके, और उनके लिए ऐसी सुविधाएँ भी क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में बच्चों हम देखते हैं। इसमें भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो भीमराव अंबेडकर थे वो विरोधी पक्ष में बोल रहे थे, इस तरह से बोल रहे थे, तब उन्हें कहा गया था कि अगर विरोधी पक्ष है उनको जो सरकारी खजाना है तो उसके लिए उनको वेतन दिया जाना चाहिए सरकारी खजाने से, और उसे एक सेक्रेटरी और एक सांकेतिक मान लो लेखक जो हर भाषा को समझा सके और हर भाषा के लिए बोल सके, दूसरे कर्मचारी भी दिए जाने चाहिए। और विरोधी पक्ष के नेता हमेशा गलतियों अगर करे तो उनको वो दिशा निर्देश दे सके, और शासन तंत्र में जो कमियां निकालने के लिए उसको छूट रहनी चाहिए, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला भी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम इसको थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसको करेंगे। आगे चलते हैं निम्नात्मक क्वेश्चन के रूप में।
तो निबंधात्मक क्वेश्चन में देखिए बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सफल प्रजातंत्र के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो एक सफल प्रजातंत्र के यानी पूरा क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन के अनुसार भीमराव अंबेडकर के जो मतलब जरूरी बातें हैं उनके बारे में ध्यान देते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमने देखा था कि किस प्रकार से जरूरी बातों के रूप में बताया था कि प्रजातंत्रीय जो शासन है वो हर 5 वर्ष, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर ने अपनी शर्तें बताई है, आवश्यक शर्तें जो 5 प्रकार से जो मुख्य माना था, उन शर्तों को रखेंगे बच्चों। जैसे 5 वर्ष यानी चुनाव द्वारा हर प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ जो पक्ष है उसके नियंत्रण के लिए जो विरोधी दल है उसको भी सशक्त होना चाहिए, और कानून की नज़र में सभी समान होने चाहिए, सभी को सहूलियत मिलनी चाहिए, जो अभी हम पीछे क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ा था। और कर्मचारी जो वर्ग है वो हर एक पक्ष के लिए मानो एक तरह से फ्री होना चाहिए, या कह सकते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का उन पर किसी भी राजनीतिक दल का दबाव नहीं होना चाहिए, यानी राजनीतिकरण उन पर नहीं होनी चाहिए। और संविधान संबंधी जो नैतिकता है वो सबका पालन किया जाए, वो सब के लिए एक जैसा प्रति व्यक्ति यानी हर एक प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। और बहुमत और अल्पमत में संतुलन बना रहना चाहिए, समन्वय बना रहना चाहिए। नैतिक नियमों की बात की जाए तो सभी का पालन होना चाहिए, यानी नैतिकता पर भी बल दिया कि राजनीति के अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए कि वो किस लिए चुने गए हैं और क्या कार्य है उनका, यानी एक नैतिक जो बल है उस पर भी पालन होना ही चाहिए। और सार्वजनिक अंतरात्मा की बात की जाए तो ये सभी समस्त प्रजाजन है उनकी समानता, उनके धर्म या जाति के भेदभाव के बिना एकता का संचार होना चाहिए। ये सारे के सारे एक सफल प्रजातंत्र के लिए ध्यान देने वाली बातें होती हैं या जरूरी होती है, उन पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। दूसरे नंबर 2 को देखें, भारत में प्रजातंत्र की ऐसी कौन कौन सी कमियां आपको नजर आती है, इनके निराकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे। यानी इस अध्याय के बाद यानी जो भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी ऐसी कमियां भी बताई है साथ साथ में, यानी दूसरे देशों की अच्छाई बताते बताते साथ साथ में हमारे देश के अंदर भी अच्छाई और बुराई दोनों का साथ साथ में तुलनात्मक वर्णन किया अपने भाषण में। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे किस प्रकार की कमियां बताई है। तो इन कमियों के तहत अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे भारत में जो प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था है यानी कि उसमें बहुत अच्छी मान लो एक सफल प्रजातंत्र है, फिर भी इनमें कुछ कमियां नज़र आती ही है। तो उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत में जो सत्तारूढ़ पक्ष है उसको अधिक शक्तियाँ दी गई है, और जो विपक्ष है या विरोधी दल है उसको बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाता है, जिससे कि वो उनके प्रति आवाज़ नहीं उठा पाता। और भारत में राजनीतिक दल है वो अधिक मतलब ऐसे दल हैं जिनको वंश परंपरा के तहत ही वो प्रतिनिधि चुने जाते रहे हैं, जिससे कि वो निरंकुश हो जाते हैं। और भारतीय में अगर प्रजातंत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो जातिवाद है, सांप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, उनमें असमानता होने के कारण जो सत्तारूढ़ जो दल है या जो प्रजातंत्र के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधि हैं वो अपनी उस असमानता का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी एक कमी है। और भारतीय राजनीतिक सिद्धांतहीन है, दल बदल खूब होता है। अभी हमने देखा ही था बच्चों, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से हुआ था, किस तरह से दल बदल कर एक दूसरे में चले जाते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे होने से भी नुकसान होता है प्रजातंत्र को। राजनीतिक अगर दल की बात की जाए तो प्रति सच्ची हृदय से उत्तरदायी होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर इस प्रकार के प्रतिनिधि वो नहीं रह पाते हैं, भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये एक नुकसानदायक होता है। और भारत में राष्ट्रपति जो सत्तारूढ़ दल है या शासक दल है उनको मात्र उनकी कठपुतली बनकर रह जाता है, यानी कि वो उनका जैसा चाहे वैसा राष्ट्रपति से उसके तहत करवा लेते हैं, यानी प्रस्ताव पारित करवा लेते हैं। तो ये सारे बच्चों जो एक प्रजातंत्र के लिए नुकसानदायक होता है। और रही बात प्रतिनिधियों के चुने जाने की, तो उसमें भी धन बल का कह सकते हैं उपयोग किया जाता है, जिस वजह से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं, वो भी एक जो धन लाभ के लालच में इस तरह से जो चुनाव पद्धति होती है उसमें भी वो धांधलीबाजी कह सकते हैं या कह सकते हैं भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं उसमें चयन में।
तो ये सारे के सारे एक जो एक सार्वजनिक अंतरात्मा मतलब होनी चाहिए देश के अंदर, वो नहीं हो पाती है, निष्पक्षता नहीं रह पाती है। इस तरह क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार है आदि पर जो विषमता है उनके अंदर, वो सारी की सारी एक देश को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारी कमियां होती है, अतः इन पर अंकुश से लगाया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप निंदात्मक रूप में वर्णन करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है बच्चों, ये आपको अवश्य ही लिखने हैं और आपको लर्न भी करना है। नेक्स्ट चले हम पार्ट से आगे की बात इंटरनल क्वेश्चन के रूप में, जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं बच्चों। तो थोड़ा आप ध्यान देंगे यहाँ पर। पार्ट से आगे पंचायती राज में प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला ग्राम सभा होती है, जो अभी हमारे राजस्थान के अंदर सक्रिय होने वाले हैं। यानी बहुत सारे ऐसे चुनाव, ऐसे मालूम ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं हुए हैं, तो उनके चुनाव होने वाले हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से नज़र रखेंगे उन पर, किस प्रकार की मालूम बातचीत होती है या पाठशाला के रूप में रहती है। तो ये सही भी बात है कि पंचायती राज में प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला ग्राम सभा होती है, और आप अपनी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे कि किस कड़ीबद्ध रूप से चुनाव होते हैं और किस प्रकार से एक राष्ट्र के लिए सहायक होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखें तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव किस प्रकार होता है, आवश्यक मताधिकार व मतदान का अधिकार के प्रति कितने जागरूक हैं, चर्चा लिखिए। ये भी काफ़ी मोस्ट है। ये बच्चों आप अच्छी तरह से इनको लर्न करेंगे। एग्जाम में कभी भी आपको या आगे टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको इंटरनल क्वेश्चन के रूप में, तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना बच्चों। रिटर्न के रूप में आपको इस तरह से नहीं करना, यानी रिटर्न नहीं करना, बाकी आप इनको याद अवश्य करेंगे। बाकी के ऊपर जितने क्वेश्चन अभी आपने करके आए हैं पीछे, वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन करने हैं बच्चों। यानी ये जो क्वेश्चन थे इनको अवश्य करेंगे, आराम से कर सकते हैं आप घर पर बैठकर, कोई समय होगा आपके पास तो आगे ये वर्क कंप्लीट करते हुए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक आप सैटरडे को भेजेंगे वर्क कंप्लीट करते हुए। और आगे आपको पता ही है अभी 15-20 दिन के बाद स्कूल फिर से खुलने वाले, 21 सितंबर के बाद पूरे चांसेस हैं खुलने के। तो आप वर्क अपना कंप्लीट करके आना, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आगे से आगे हम जो किया हुआ कार्य है उनका दोहरान कर सकें और आगे भी हमारा सिलेबस है उसको पूर्ण कर सकें। काफ़ी बड़ा सिलेबस हो सकता है बच्चों, तो आप जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।